वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th का चैप्टर 2 जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों ही रहेगा। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे प्रश्न है कि पहला जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स है, यानी कि चैप्टर का जो हेडिंग नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पॉलिनोमियल्स दो शब्दों के मेल से बना है। ये ग्रीक शब्द हैं पॉली और नोमियल्स। पॉली प्लस नोमियल बराबर पॉलिनोमियल्स होता है, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, अब मेनी को हिंदी में कहते हैं बहुत, और नोमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स। यहाँ पे टीम्स हो गया है, यहाँ पे टर्म्स होगा टर्म्स, और टर्म्स मतलब होता है पद, यानी कि जिसका बहुत सारे पद हो उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये देखिए पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है तो देख लेते हैं। पहला है लीनियर इक्वेशन। क्या है जी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? रैखिक बहुपद। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स बोथ आर द सेम, सो डोंट कंफ्यूज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद। और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि घन बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद। यानी ये 3 प्रकार के पॉलिनोमियल्स होता है। अब ये देखिए तीनों प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें से ये जो पहला है वो किस प्रकार के होता है, यानी अगर कोई भी ax प्लस bx प्लस c बराबर हो तो ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। दूसरा ये है अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो इक्वे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तीसरा ax क्यूब प्लस में bx प्लस c बराबर ये हो तो इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघात बहुपद। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। चलिए आगे सीखते हैं इसके रूल्स और एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो अगला देखिए, अगला है यहाँ पे देखिए, ये हमने ये बता रखा है कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए पहला तो अभी हमने सीखा लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा हमने सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और तीसरा हम सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक समीकरण मतलब द्विघात समीकरण, और क्यूबिक त्रिघात समीकरण। आप चाहे समीकरण बोल लें या फिर बहुपद बोल लें, एक ही बात है। मैथ की भाषा में बहुपद कहते हैं और साइंस और हिंदी की भाषा में समीकरण कहते हैं। तो यहाँ हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की भाषा में बात करेंगे। तो लीनियर को क्या कहेंगे जी? रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक को द्विघात बहुपद, क्यूबिक को त्रिघात बहुपद। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि रैखिक बहुपद। ये अगर ax, यहाँ भी हमने सीखा ax प्लस b की फॉर्म में हो तो हम उसे कहते हैं लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण, बशर्ते a बराबर 0 ना हो, यानी कि ऐसा ना हो 0 प्लस x प्लस b हो तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारा फिर आंसर ऐसा नहीं होगा। ठीक है डियर फ्रेंड। देखिए पॉलिनोमियल्स विथ डिग्रीज। अब ये डिग्री को हिंदी में डिग्री ही कहते हैं और इंग्लिश में भी डिग्री कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए x है ना, x के पावर कुछ है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो होगा ही होगा। तो इसी 1 को हम क्या कह देते हैं? डिग्री। क्या कह देते हैं डियर फ्रेंड्स? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 8 है तो ये x प्लस 8 जो है ना ये है लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही पद है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर इसमें पूछूं कि आप बताइए कि इसमें कितने डिग्रीज हैं तो इसमें डिग्री बताओ, तो यहाँ पे x के पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। तो 1 का मतलब क्या है? डिग्री तो होगा ही होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है। अगला देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें मतलब द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। ये अगर इस टर्म्स में हो यानी ऐसे हो,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी या फिर बी एक्स प्लस सी हो तो उस स्थिति में हम इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, बशर्ते जीरो इक्वल टू नॉट जीरो, यानी ए इक्वल टू नॉट जीरो, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके डिग्री की बात कर रहता हूं तो जो इसकी पावर होती है वही डिग्री है, तो यहाँ पे पावर कितना है 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है डियर फ्रेंड, आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, तो अब मैं इस वाली इक्वेशन में बात करूं तो ये कौन सा समीकरण है, ये है द्विघात समीकरण। आप बताओ इसमें डिग्री कितने हैं, तो इसमें आप कहोगे सर इसमें 2 डिग्री है, यानी कि कितने हैं 2, यानी 2 डिग्री को घात भी कहते हैं, क्योंकि घात कितने हैं 2 है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है और घात कितने 2 है। अगला देखिए त्रिघात बहुपद, यानी ये तीसरा है। तीसरा ये देखिए अभी हमने सीखा कि तीसरा अगर ए एक्स पर पावर 3 प्लस बी एक्स पर पावर 2 प्लस सी एक्स बराबर 0 हो या फिर प्लस में डी हो इक्वल टू 0 हो, तो उस स्थिति में हम इसको क्यूबिक यानी कि त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर इसमें डिग्री की बात किया जाए तो इसमें देखिए हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को कहते हैं डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, एक तो है 2 है, लेकिन 2 क्या है डियर फ्रेंड, ये 2 है छोटा, लेकिन बड़ा कितना है, ये 3 है, तो ये छोटा वाला नहीं हो जाएगा, बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि डिग्री से इसकी बात करें तो ये हमारा डिग्री कितने हो जाएंगे 3। अगला देखिए क्या है, तो ये है समीकरण, इसको हम कौन सा समीकरण कहेंगे, इसमें 3 है तो हम इसको बोलेंगे त्रिघात समीकरण या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, मैं फिर से लिखता हूं। इक्वेशन ये है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 है। ये एक पॉलिनोमियल्स है। आप बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है। आप कहोगे सर यहाँ पे देखिए पावर में 2 है, पावर में कितने हैं डियर फ्रेंड, पावर में यहाँ पे 2, पावर में कितने हैं, पावर में यहाँ पे 2 है। तो आप कहोगे सर पावर 2 है तो इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, ये है द्विघात समीकरण। कौन सा, द्विघात समीकरण या फिर द्विघात पद, द्विघाती बहुपद, या इसको कह सकते हैं द्विघाती बहुपद। अब ये देखिए द्विघाती बहुपद हो गया। इस द्विघाती बहुपद में हम देखेंगे किस किस को क्या क्या कहते हैं। पहला नंबर यहाँ पे देखिए ये कितने हैं, ये कितने हैं 2 है, जो अभी हमने सीखा था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर रहे तो ये इक्वेशन होता है। जो ये हमारा सी है ना, ए सी है, इस सी को कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे स्थिर नंबर होगा, यानी कि वो नंबर क्या होगा, फिक्स होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे 1 2 नंबर है, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इतने 2 3 2, यानी कि एक पद यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा, तो 1 2 3, तो कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो यानी कि यहाँ पे 3, एक संख्या यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, तो ये कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो 3 पद यहाँ पे है। ठीक है, 3, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो ये कितने पद हैं, यहाँ पे 3 पद हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पे जो पावर है, ये पावर है ना, इस पावर को हमने अभी सीखा है, इस पावर को हम अभी सीखा, क्या कहते हैं इसको कहते हैं डिग्रीज। क्या कहते हैं, डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री, या इसी को हिंदी में कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात। ये कितने हैं, 2 हैं, तो ये द्विघात हो जाएगा। अगर 3 होंगे तो त्रिघात होगा, अगर 4 होंगे तो 4 वैसे होते नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ x है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए ये 3 नहीं है, ये 2 है, 2 प्लस यहाँ पे कितना 2x स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2, तो इस x के साथ में जो नंबर आया है इसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। और इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट। ठीक है, जो x के साथ आएगा उसको भी कोफिशिएंट करेंगे और जो y के साथ आएगा उसको भी कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर यहाँ पे x है, x और कितने हैं, y है, x और ये y है, तो एक x और एक y को कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो इसमें कितने वेरिएबल, इसी वेरिएबल को कहते हैं चर। क्या कहते हैं, चर। घास चर नहीं है, ये चर है।
तो वो जो डिजिट यानी ए से जेड तक के अल्फाबेट होते हैं ना, उस अल्फाबेट में कोई भी संख्या अगर कोई भी लेटर इसमें आता है तो उसको कहते हैं चर, और अगर कोई नंबर आता है तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं, जो पावर होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर उसको पावर कहते हैं, पावर को। ठीक है डियर स्टूडेंट, और जो ये नंबर होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो अब इसमें बताओ कितने चर हैं, तो एक यहाँ पे x है और एक कितने y है, तो इसमें कितने 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, कितने 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं बात करता हूं, जैसे मैं एक यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस 2x y और ये माइनस में 5 लिख देता हूँ। ये हमारे एक इक्वेशन है, या यहाँ पे मैं 0 भी डाल देता हूँ, या एक हमारा ये क्या है पॉलिनोमियल्स है। आपसे पूछा है कि बताओ इसका एक हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस में 5 इक्वल टू y, यानी y बराबर हमारा आ जाएगा 2x माइनस 5। एक इसका कहते हैं कि ग्राफ बनाइए जी, क्या बनाओ ग्राफ। ग्राफ आपने 9th क्लास में सीखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिव्यू बता देता हूँ। ये हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये हमारे क्या आ गया इक्वेशन। जब ये इक्वेशन आ गया तो आप एक बना लीजिए यहाँ पे बॉक्स, हमने बना लिया बॉक्स। इस बॉक्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे लिख देते हैं y, तो मैं इसमें 2 टर्म लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू रखूं x का तो हमारा y आ जाएगा कितना -5। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं सॉरी 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4, तो माइनस यहाँ 1 आ जाएगा। अगर मैं 3 रख दूं तो 3 दूनी 6 और 6 में 5 यहाँ, ये बन जाएगा। अब इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप समझ लेता हूँ कि आपको ये ग्राफ बनाना 9th क्लास में आ चुका होगा, इसलिए मैं इसको जल्दी से करा रहा हूँ एक छोटा सा रिव्यू। अब मैंने ग्राफ खींच दिया। ग्राफ में आपको पता है कि ये 2 लाइन्स खींचते हैं, एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ठीक है तो ऊपर से नीचे जो आता है लाइन को इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, वर्टिकल, वर्टिकल। और जो ये नीचे नीचे ऐसे आते हैं इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे जोड़ी हो गया तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन। अब देखिए इस वाले को कहते हैं y और इस वाले को कहते हैं y, इसको x कहते हैं और इसको भी x। ये वाला टर्म्स छोड़कर यानी कि यहाँ पे 0, इधर से ऊपर इस वाले टर्म्स को यहाँ पे कोई भी नंबर पॉजिटिव में आता है और बाकी इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ग्राफ बनाना सीखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो 10th क्लास में सीखेंगे, ये हम सीखेंगे जो ग्राफ पहले जो हमने बनाया था उसमें कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए जो जीरोस बताना है, शून्यकों की संख्या वो बताना है, वो आज हम सीखेंगे। मान लो कि ये है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5, तो ये जो -5 है तो इसका मतलब कि ये इधर की ओर माइनस आएगा, तो 1 2 3 यानी इसका आएगा, तो y की वैल्यू तो यहीं, x की वैल्यू तो यहीं आ जाएगा 0, 1 तो यहाँ नंबर हो जाएगा। अगला x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ है, तो 2 की वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगा इस जगह। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे, तो 2 जो आएगा ये ऊपर आएगा, है ना, तो यहाँ पे इस जगह। अगला है क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू 6 है, मान लो यहाँ पे 6 मान लेते हैं, और इसकी y की वैल्यू पॉइंट में यहाँ है, तो ये लाइन ये मिट गया, फिर मैं दोबारा लाइन डालता हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं मान, ये पॉजिटिव में तो यहाँ पे होगा, तो कुछ इस तरह के मान लो हमारा ये आ गया। ठीक है, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला नंबर यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे नंबर आया और इस तरह करके यहाँ पे आया। ठीक है, तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, चलना हुआ और ये यहाँ पे ऐसे आया। तो आप बताओ कि जो x की जगह पे कितने बार टच कर रहा है, x की जगह पे यहाँ पे सिर्फ 1 बार टच कर रहा है। ठीक है, x की जगह पे कितने बार टच कर रहा है, ये x की जगह पे सिर्फ 1 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ
एक शून्यक होगा। क्या होगा? सिर्फ एक शून्यक होगा। मैं आपको एक ग्राफ बनाना यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में सिखा रहा हूँ जो शून्यकों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक मैंने आपको ये वाला रिव्यू बताया है, इस मेथड से यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए अगला क्या है, पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछा है। तो आप देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन, मतलब कि यहाँ पे ग्राफ बना दे रखा है, आपसे इसमें पूछा है कि बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितना है। तो ये वाली पार्ट है जो एक्स एक्सिस पे है और ये वाली वाई एक्सिस पे। एक्सिस को कहते हैं हिंदी में अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक तो यहाँ बार कट रहा है और एक यहाँ, तो यहाँ पे 2 बार कट रहा है, तो यानी कि शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा, यानी कि जीरोस की संख्या कितने होंगे? 2 होगा। ठीक है, अगला देखिए इस वाले में भी वही होगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार ये है, एक बार यहाँ पे कट रहा है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 शून्यक होगा। कितने? 2 शून्यक होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला देखिए ये है हमारा जो कुछ बताओ आप कि इसमें कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में यहाँ पे एक बार कट रहा है, तो इसका आंसर होगा 1 शून्यक है। यहाँ पे देखिए ये एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार कट रहा है, तो इसका मतलब ये 2 शून्यक है। ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। तीसरा में देखिए एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 आंसर, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट, अगला देखिए यहाँ पे एक ही बार कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। क्या होगा आंसर? 1 शून्यक। अब यहाँ पे देखिए कट नहीं रहा है, लेकिन इसको टच करते हुए जा रहा है। जब टच करते हुए जाए या कटे तो एक ही है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, बस टच कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी अगला देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर करते हैं, जो कि 2.1 का ये प्रश्न है। पहला देखिए क्या है, आप बताओ कि क्वेश्चन करें किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति दिया गया है। मतलब कि ये ग्राफ दे रखा है नीचे, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं px के शून्यकों संख्या, इसका मतलब y बराबर कोई इक्वेशन होगा जो ऐसे यहाँ पे होगा और इस टर्म में फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ कि यहाँ पे कोई कट रहा है x एक्सिस पे, नहीं, तो यहाँ पे कोई भी शून्यक नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 शून्यक होगा। यहाँ पे कितना होगा? दूसरा वाले में एक बार कट रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा शून्यकों की संख्या। कितनी होगा शून्यकों की संख्या? 1। ठीक है, 1 शून्यक। यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3, यानी कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। 3 शून्यक या फिर 3 zeros। कितना? 3 0। अगला देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि ये जो टच कर रहा है ये भी हमारा काउंट इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये है 2.1 का ये पूरा क्वेश्चन ये खत्म हो गया। अब 2.1 में कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब हम सीखते हैं 2.2 के कुछ उदाहरण। यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 2 है, करे x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस में 7x + 10 है। इसका पहले शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर है इसको फैक्टर करना पड़ेगा। ये 10 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 पंचे 10। अब ये 2 और 5 में ऐसा संबंध बनाना है जो गुना करने पर ये आ जाए, गुना करने पर ये आ जाए। ठीक है, गुना करने पे ये आ जाए और इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? ये बीच वाला आ जाए। तो 2 + 5 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, तो जो ये बात सही है, और गुना करने पे भी हमारा 10 आ जा रहा है। तो इसका मतलब हम इसको तोड़ देते हैं x²। अब यहाँ पे 2 + 5 किया तो हमने आया 7, तो यहाँ हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? 2x + 5x + 10, यानी ये वाला जो हमारा 10 था ना, ये 7, इस 7 को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया। कैसे तोड़ा हमने? ऐसे 5 + 2 में तोड़ दिया। बाकी हमने सेम लिख दिया, बाकी हम सेम
बाकी हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स पर पावर 2 है, तो इस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स गुना में एक्स, हाँ लिख सकते हैं। अब एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, इसको आप कॉमन ले लो तो एक्स प्लस में 2 यहाँ पे बच जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे देखो 5 है, 5 हमने ले लिया बाहर, यहाँ क्या बच गया, एक्स। अब इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 गुना में 5, तो यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 5, 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 2 आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए एक x प्लस 5, तो x प्लस में 5 और ये x प्लस में 2, ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 5, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस में 2। तो यानी कि एक शून्यक तो ये हो गया, एक शून्यक ये और एक शून्यक ये, ठीक है। तो हमारा ये जो शून्यकों का आंसर हमारा निकल गया। अब इसके जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए जांच करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं। कह रहे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है, तो ये जो हमारा x के वैल्यू 1 निकला 5, तो इसका मतलब ये अल्फा बराबर है -5, ठीक है। अब हमारा x की वैल्यू निकला -2, कितना निकला, -2, कितना है, -2, x इक्वल टू -2, तो ये है बीटा, बीटा बराबर कितना है, -2। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, -b/a होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। तो अब ये a और b क्या है, तो a यहाँ क्या है कि x के साथ वाला को a कहते हैं, तो a के साथ वाला यहाँ पे मैं आपको इस फॉर्मूले में ही बताता हूँ। हमारा अल्फा आ गया -5 और -2। देखिए अल्फा में यहाँ लिख लेता हूँ, अल्फा हमारा है -5 और बीटा हमारा है -2। अब यहाँ पे इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूँ, x² + 7x + 10, क्या है, x² + 7x + 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि पहले मैं लिख लेता हूँ a इक्वल टू, यहाँ पे जो a के साथ वाला होगा ना वो होगा, a के साथ कुछ नहीं है, जिसका मतलब 1 होगा। b देखिए यहाँ पे क्या होगा, b के साथ क्या है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 7 है, तो यहाँ पे हमारा c 7 होगा, और c बराबर ये होता है, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 10, c बराबर ये है 10। अब हमें जांच करना है, जांच करने के लिए ये फॉर्मूला है, क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। तो b कितना है, 7 है, और a कितना है, 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आंसर हो गया -7। चलिए अगला देखिए, कह रहे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुना में बीटा, अल्फा गुना में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a, तो c बराबर हमारा क्या हो गया, 10 है, और c/, अल्फा यहाँ पे क्या है, c बराबर 10, यहाँ पे देखिए ये ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, चाहे आप कंफ्यूज जाओगे, c/a, तो यहाँ पे देखिए अल्फा ये रख दिया, बीटा ये रख दिया। अब यहाँ पे c है, c कितना है, 10 है, a कितना है हमारे पास, 1 है, तो अल्फा की जगह मैं देखिए यहाँ अल्फा और ये बीटा, अल्फा की जगह कितना है हमारा, -5 है, और बीटा की जगह कितना है, -2 है, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 बराबर 10, इसका मतलब ये हमारा सही है, ठीक है, ये जांच हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा को भी हम जोड़ लेते हैं, तो ये 7 -2 बराबर कितना हो जाएगा, -7। तो इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 7 हो गया, और ये भी हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए एक और करके हम समझते हैं। यहाँ पे है, कह रहे कि x², यहाँ पे है x² मैंने लिख दिया, x² - 3, तो कह रहे कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 0 ज्ञात करना है, क्या 0 ज्ञात करना है,
ठीक है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना, वही है। अब यहाँ पे देखिए 0 मैंने लिख दिया, तो अब इसको एक तो कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, और x की वैल्यू इधर लाएंगे तो यहाँ रूट में हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि एक हो जाएगा √3 और एक हो जाएगा माइनस में √3। ठीक है, दो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक माइनस में और एक हमारा प्लस में, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना है √3 और बीटा की वैल्यू ये है। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड देखिए क्या है, दूसरा मेथड है एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 था। तो इस 3 को हम रूट लगा के और यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, रूट लगा के हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर से देखते हैं, ये है हमारे पास आंसर, यहाँ पे है 3, इस 3 को क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को रूट कर दिया और रूट करके इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा यही। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी। तो ये देखो ये फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे x प्लस में √3 बराबर में 0 और यहाँ पे x माइनस √3 में बराबर में 0, तो x बराबर यहाँ हो गया माइनस में √3 और यहाँ पे x बराबर हो गया प्लस में 3। तो देखो इस मेथड से हमने किया था तब भी यही आंसर आ रहा था और इस मेथड से हमने किया तब भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम इसकी जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ये जांच करने के लिए। तो अल्फा कितना हमारा आया, अल्फा आया -3 माइनस √3, बीटा कितना आया प्लस √3। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी की यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं, बी पे यहाँ पे कोई वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर है -3 है, तो यहाँ पे कोई इक्वेशन है ही नहीं। अगर ये इक्वेशन ऐसा होता, कैसे, मैं इक्वेशन लिख के बताता हूँ आपको, है ना, फिर ज़्यादा समझ आएगा। मतलब कि ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x या फिर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसा होता तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास आता, लेकिन b वाला टर्म्स तो यहाँ है ही नहीं, तो नहीं है तो यहाँ हम क्या ले लेंगे 0 और a की वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि एक इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 तो यहाँ होगा ही। तो ये माइनस कट जाएगा तो 0 बराबर 0, इसका मतलब ये जांच हमारा सही है। ठीक है, दूसरा वाला भी जांच कर लेते हैं। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या था फॉर्मूला में, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला था ये कि सी बटे में ए। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा हमारा क्या निकला √3 और गुना में यहाँ पे माइनस में √3 बराबर में सी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है माइनस में 3, ए की वैल्यू कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब 1, इससे सी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 3 बराबर में -3। ठीक है,